हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की छठे क्लास की हिंदी की किताब का दूसरा चैप्टर एक जगत एक लोक। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इससे पहले हमने आपको करवा दिए थे वीडियो में 100 अध्याय के चौथे प्रश्न तक। अब देखते हैं इससे आगे क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं लोक, मान, निशान, हाथ, अंबर, इसके समानार्थी शब्द आपको इसमें से देखने हैं बॉक्स में से। तो इसके समान अर्थ वाले जो शब्द हैं वो आपको यहाँ ढूंढने हैं और फिर उनको लिखना है। तो ये है लोक, तो इसमें लोक का जो आया है वो है विश्व, दुनिया। फिर है मान, मान का होगा सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान, चिन्ह, संज्ञा। हाथ, हस्त, पाणी। अंबर, आकाश, आसमान, गगन। तो ये सारे शब्द जो हैं वो आपके इस बॉक्स में दिए हुए हैं, ये आपको ढूंढने हैं। तो हमने इसमें निशान लगा दिए हैं, तो आप देख लीजिए कि ये कौन सा किस में है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दिए गए कोष्ठक में से जो आपने समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपने जो इससे पहले क्वेश्चन में समानार्थी शब्द ढूंढे थे उनके आपको बनाने हैं वाक्य। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हाथ, पाणी। तो हाथ का हो जाएगा ज्योतिषी ने सीता का हाथ देखा। पाणी का हो जाएगा लड़की के पाणी सुंदर है, मतलब लड़की के हाथ सुंदर है। फिर आपने लोक का समानार्थी शब्द लिखा था विश्व और दुनिया। तो विश्व का हो गया सारा विश्व एक है, और दुनिया का हो गया दुनिया में बहुत से देश हैं। फिर है सम्मान, प्रतिष्ठा। तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो मान के दो समानार्थी शब्द थे बॉक्स में, सम्मान और प्रतिष्ठा। लोक के दो समानार्थी शब्द थे विश्व और दुनिया। फिर बॉक्स में निशान का समानार्थी शब्द था चिन्ह और संज्ञा। तो चिन्ह का यह किसी के पैर के चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है, मतलब दरवाजे पर कोई निशान नहीं है। फिर है हस्त, पाणी। तो इसका हो जाएगा हस्त की शोभा दान है, हाथ की शोभा दान है। पाणी, सीता ने पाणी से पानी पिया, मतलब हाथ से पानी पिया। फिर है आकाश। तो अंबर का था उसमें समानार्थी शब्द आकाश, आसमान, गगन। तो आकाश, आकाश का रंग नीला है। आसमान, आसमान में बहुत बादल हैं। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। तो निशान का समानार्थी शब्द है चिन्ह और संज्ञा। हाथ का हस्त और पाणी, और अंबर का आकाश, आसमान, गगन। ये आपके हैं पर्यायवाची शब्द। तो जैसे निशान का आता है पर्यायवाची तो आप चिन्ह और संज्ञा लिख सकते हैं। हाथ का पर्यायवाची आता है तो आप हस्त और पाणी लिख सकते हैं। अंबर का पर्यायवाची आता है तो आप आकाश, आसमान, गगन लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको इसमें देखना है कि कौन कौन सी संज्ञाएं आई हैं, फिर उनका करना है वाक्य में प्रयोग। इसमें दिया हुआ है फूल, तो फूल का वाक्य प्रयोग बनाया है, यह फूल सुंदर है। इसी तरह से आपको ढूंढने हैं और वाक्य बनाने हैं। पहला है कमल। तो कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे तालाब में कमल खिलते हैं या तालाब में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है, देखने योग्य है। भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती हो रही है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इन वाक्यों को पढ़िए। तो यहाँ बताया गया है कि जो विराम चिन्ह होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, तो आपको बस समझना है ये। तो ये वाक्य आपको पढ़ने हैं और समझना है। जैसे इसमें दिया हुआ है लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो क्यों नहीं आई, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और किसने पूछा है, शिक्षिका ने पूछा है। तो शिक्षिका के द्वारा ये कथन कहा गया है कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो ये जो वाक्य है वो इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा। फिर है वह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तो वह यहाँ के इसके बाद हम इस तरह के जो चिन्ह हैं वो लगाते हैं। तो गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। किशन ने कहा, कॉमा, हाँ बेटी, कॉमा, मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। वाक्य ख़त्म हो गया, तो हम इसमें विराम चिन्ह लगा देंगे। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है। तो क्यों हम रुकते हैं तो हम कॉमा लगाएंगे। वहाँ कोई तकलीफ़ है, तो ये क्वेश्चन मार्क हमने लगाया। हमने पूछा क्या तकलीफ़ है तुम्हें वहाँ पर कोई,
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में कुछ रुकना पड़ता है। तो इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो इसको आप समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए आप। फिर आगे आपको बताया गया है कि चिन्ह कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, तो ये आपको समझना है। तो पहला है विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, तो इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। तो जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, फुल स्टॉप का चिन्ह होता है, वो वाक्य पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद लगाते हैं। जैसे इसमें मोहन ने पत्र लिखा, तो बाद में हमने विराम का चिन्ह लगा दिया। सीता स्कूल नहीं गई, तो हमने विराम का चिन्ह लगा दिया। फिर है अल्प विराम मतलब कॉमा। तो अल्प विराम का प्रयोग जो होता है वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत के लिए होता है। तो कोई वाक्य है, उसमें अगर हमें रुकना है ज़रा सा, तो हम कॉमा लगाते हैं। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, वाक्य ख़त्म हो गया तो पूर्ण विराम लगाया, और जब रुके हुए हैं हम तो हमने लगा दिया कॉमा। तो राम के बाद हमने कॉमा लगाया। फिर है रुको मत जाने दो, रुको मत, इसके बाद हमने लगा दिया कॉमा, जाने दो के बाद विराम लगाया। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगाते हैं, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कोई बात पूछनी हो, कुछ प्रश्न करना हो, जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, तो हम यहाँ जानना चाह रहे हैं क्या तुम विद्यालय गए थे, तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तुम क्या करते हो, तो हमने प्रश्न चिन्ह लगाया। कोई प्रश्न करते हैं तो हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय, आश्चर्य प्रकट करते हैं, घृणा, सुख, दुख, इन भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग करने के लिए हम एक डंडा और नीचे बिंदी इस तरह का चिन्ह होता है वो लगाते हैं। जैसे अरे बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। तो वाह, इसके बाद हमने क्या किया, चिन्ह लगा दिया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। फिर आपने तो कमाल कर दिया। अरे, तो इसमें हमने क्या किया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। क्या हो गया, तो हम विस्मय प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, तो हमने अरे के बाद क्या किया, इस तरह का विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है वो लगा दिया। फिर है आपका अगला योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ पे लगाते हैं, तो योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख, दुख, माता पिता और पाप, पुण्य, देश विदेश आदि। तो सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो सुख और दुख के बीच में हम इस तरह से हाइफन लगा देंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे। माता पिता के बीच में हम लगा देंगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें आता है योजक चिन्ह। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो यहाँ हमने सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगाया और माता पिता के बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगा दिया। अब है निर्देशक। तो डैश का चिन्ह कहाँ पे लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों, कौन से मित्र हैं, राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। तो मोहन ने अपने मित्रों, उसके बाद हम डैश लगा दिया, उसके बाद हमने नाम लिख दिए किससे रुपए मांगे। फिर है ग्राहक, तो डैश लगाया, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। तो ग्राहक ने क्या किया, पूछा इस पुस्तक का क्या मूल्य है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर तो ग्राहक के बाद हमने निर्देशक चिन्ह है वो लगा दिया, डैश का चिन्ह लगाया। दुकानदार, यह 25 रुपये की है। दुकानदार ने क्या कहा, यह 25 रुपये की है, तो दुकानदार के बाद हमने डैश का चिन्ह लगा दिया। फिर है कोष्टक ब्रैकेट। तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं अध्ययन, अध्ययन को क्या मतलब हुआ, अध्ययन का पढ़ना, तो हमने पढ़ने को लिख दिया कोष्टक में। तो हमने अध्ययन का क्या बताया, अर्थ बताया, मतलब बताया। तो जो हमने अर्थ को स्पष्ट किया वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। फिर है विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी का मतलब क्या होता है, विलोम। तो विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, मतलब विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम जो हमने समझाने के लिए लिखा, तो हमने इसमें क्या किया, कोष्टक लगा दिया। तो कोष्टक जो ब्रैकेट है वो लगा दिया। फिर है अपतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। तो एक होता है गहरा कॉमा, एक होता है दोहरा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये गहरे जो कॉमे होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, तो ये गहरे अपतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे हम कहते हैं समझदार नन्ही पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। तो यहाँ पर समझदार नन्ही ये क्या है, ये किसी रचना का नाम है।
तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शंकर सुल्तानपुरी। तो हमने समझदार नन्ही के इसमें क्या किया, नन्ही के बाद और पहले हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया इकहरा वाला। तो समझदार नन्ही से पहले हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और इसके बाद में भी इन्वर्टेड कॉमा जो इकहरा वाला है अपतरण चिन्ह वो लगाया। तो समझदार नन्ही पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी और लेखक हैं तो हमने यहाँ पे विराम दिया, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डैश का चिन्ह। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, निराला है। तो निराला में हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया इकहरा वाला। तो इकहरे अपतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। फिर है दोहरा। दोहरा इन्वर्टेड कॉमे कहाँ पे लगते हैं, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए जो दोहरे चिन्ह होते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, वो लगाए जाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसके वाक्य को शुरू में और उसके वाक्य को ख़त्म करने में इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, तो क्या कहा उन्होंने, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो ये जो वाक्य है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, स्टार्टिंग में और एंड में लगा देंगे। और शास्त्री जी ने नारा दिया, क्या नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे दोहरे वाले, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो कथन होता है उसमें जो दोहरा इन्वर्टेड कॉमा होता है वो लगाया जाता है। तो ये कहा शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान, तो हम यहाँ पर दोहरे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। शास्त्री जी ने नारा दिया, क्या नारा दिया, तो दिया के बाद हम इस तरह का चिन्ह लगा देंगे, डैश का चिन्ह लगा देंगे। वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो अभी आपने सीखा था कि कैसे विराम चिन्ह लगाते हैं। तो ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको ठीक से विराम चिन्ह लगाने हैं। पहला है छीछी, तुमने यह क्या किया। तो यहाँ पर छीछी जो लिखा है वो क्या है, विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है वो हम लगाएंगे। तो इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। तुमने यह क्या किया, तो क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वैशाली ने मैंक से कहा, तो वैशाली ने मैंक से कहा तो डैश लगाया। और फिर क्या कहा, तो कोई वाक्य कहा जाता है उसको हम लिखते हैं, किसी का कथन होता है तो हम लिखते हैं उसे इन्वर्टेड कॉमा में। दोहरे जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, घर चलो, बहा मज़ा आ गया। तो बहा में हमने क्या किया, जो इस तरह का चिन्ह है विस्मयादिबोधक वाला वो लगाया, मज़ा आ गया, उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। अरे इसमें भी हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। तुम नहीं गए, तो पूछ रहे हैं आश्चर्य से, अरे तुम नहीं गए, तो यहाँ पर हमने तुम नहीं गए तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से हम विराम चिन्हों को लगाएंगे। फिर आपका अंतिम प्रश्न है, चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो बनी हुई हैं चीज़ें उनको आपको देखना है क्या क्या बना हुआ है और फिर उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दीपक है वो कहता है देखो यह स्थान कितना सुंदर है। तो मनोहर कहता है हाँ ये पेड़ कितने हरे भरे हैं। फिर नीलम है वो कहती है और नदी के किनारे पौधों पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। फिर दीपक है वो कहता है दो बच्चे कागज़ की नौका है उसको तैरा रहे हैं, नदी के जल में बत्तख तैर रही हैं और मछलियाँ इधर उधर घूम रही हैं। फिर मनोहर है वो कहता है वह देखो हाथी अपनी जो सूंड है वो हिला रहा है। तो यहाँ पर हाथी बना हुआ है तो आप लिख सकते हैं। फिर नीलम है वो कहती है पेड़ पर चिड़िया, तोता, मोर आदि पक्षी बैठे हुए हैं, नीचे एक मोर जो है वो क्या कर रहा है, चल रहा है, झूम झूम कर चल रहा है। फिर दीपक है वो कहता है दूर से मंदिर की मधुर घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, कुछ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। फिर मनोहर कहता है हाँ देखो सूरज भी चमक रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।